हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल रोहित सर ऑनलाइन क्लास के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं वाली जो हमारे स्टूडेंट है उन सभी के लिए इस वीडियोस में हम बात करेंगे। सब्जेक्ट बात करेंगे हिंदी गोधली भाग 1 है। इसी का जो चैप्टर्स 2 है ना, इसी के प्रश्न के बारे में मेरे दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं जो बिहार बोर्ड जो क्लास 9th के है, इसका जो 9th का जो हिंदी है गोधली भाग 1, उसका दूसरा वाला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, पहले उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। कुछ उसके बेसिक चीजों को समझेंगे, उसके बाद इसका जो प्रश्न है उसका आंसर उसके बारे में हम लोग समझते चलेंगे। बहुत बेहतर तरीका से, बहुत लाजवाब तरीका से मैं आपको समझाने का पूरा से पूरा प्रयास करता रहता हूं मेरे दोस्त। इस वीडियोस को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जब अच्छा लगेगा तब मेरे दोस्त। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वीडियोस को आगे की तरफ बढ़ाते हुए चलते हैं। दूसरा जो चैप्टर हमारे पास क्या है, भारत का पुरातन विद्यापीठ, यानी भारत का पुरातन विद्यापीठ क्या है तो नालंदा है। यह जो है एक क्या है तो एक निबंध है, यह एक निबंध लिखा गया है। इसके लेखक का नाम क्या है, राजेंद्र प्रसाद जी है इनके लेखक के नाम, और जन्म है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी, और जन्म स्थान है सारण जिला बिहार के जीरादेही गांव में पड़ता है। और इनके पिता का नाम है महादेव सहाय। जो लेखक है राजेंद्र प्रसाद, उनके पिताजी का नाम क्या है तो महादेव सहाय उनके पिता का नाम है। तो आगे का जो प्रश्न नंबर पहला क्या है, प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप, जो एशिया महाद्वीप है वहां पे जो नालंदा की जो वाणी है महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैली गई थी। इस वाक्य का अर्थ यानी क्या आज से उसको स्पष्ट करके हमें बताइए। इसका जो प्रश्न कह रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हुए थे। जो नालंदा है बिहार का प्रसिद्ध है जो विश्वविद्यालय नालंदा है, जो विश्व प्रसिद्ध था उस समय। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि नालंदा में ज्ञान साधना, जो ज्ञान और साधना है उसके सुरभित पुष्प, यानी यही ज्ञान और साधना का जो ज्ञान का एक सुरभित पुष्प खिले हुए थे। एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग, यानी एशिया महाद्वीप के जो सभी भूभाग है, भूभाग में विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जाति के भेद लुप्त हो जाते हैं। यह बात तो सही है, ज्ञान के जो क्षेत्र में होता है देश है और जाति, यानी मजहब हो या किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस जाति से बिलोंग करता है, उसको यहाँ पे लुप्त हो जाता है। कहाँ पे तो ज्ञान में, जो हम ज्ञान लेते हैं या देते हैं उस समय किसी शिक्षक की कोई जाति नहीं होती है। वही इसमें कह रहा है कि ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियाँ के भेद लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों की उपयुक्त बात कही गई है, यानी इन्हीं सभी को लेकर ये ऊपर की जो बात है वह कही गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे आता है, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित है। जो मगध है उसकी प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित है। तो मगध की प्राचीन राजधानी का नाम राजगृह था। जो मगध है उसकी प्राचीन राजधानी का नाम राजगृह था, और वह पांच पर्वतों के मध्य में बसी, यानी वहाँ जो 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिव्रज या राजगृह के नाम से वह प्रसिद्ध है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। जो बुद्ध है उस समय नालंदा में क्या था, तो बुद्ध के समय नालंदा के गांव में प्रवासियों का आम्र वन था, वहां पे वह आते थे प्रवासियों। फिर अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, महावीर और मैथिलीपुत्र गौशाल की भेंट किस उपक्रम में हुई थी। जो महावीर जी थे और मैथिलीपुत्र जो गौशाल थे उसकी जो भेंट है किस उपग्राम में हुई थी, इसका आंसर हमें बताना है। तो क्या है, जैन ग्रंथ के अनुसार, जो एक जैन ग्रंथ है उसके अनुसार नालंदा के उपग्राम वाहिड़िकी में, यानी उपग्राम वाहिड़िकी है, वाहिड़िकी उस जगह का नाम, वाहिड़िकी में महावीर और मैथिलीपुत्र की क्या हुआ था वहाँ पे तो भेंट हुआ था। यह जो प्रश्न है ना इसका बेहतर तरीका से मैंने आंसर दिया है आपके लिए, इसको आराम से लिख लीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट इसको लेकर आराम से आप इसको याद कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे तो सब्जेक्ट को डीपली में आइए ना, क्योंकि आप बुक तो रीड कर लेते हो, प्रश्न उत्तर पहचानने में, समझने में दिक्कत होता है, लिखने में दिक्कत होता है। तो आप सबों के लिए मेरे दोस्त इस चैनल पर हम वीडियो दे रहे हैं, लगातार वीडियो दे रहे हैं आपकी, चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास 9th और क्लास 10th दोनों का मिलता रहेगा, जो आपके लिए बेहतर से बेहतर कारगर साबित होगा यहाँ पे मेरे भाई। तो 5 नंबर जो प्रश्न क्या है, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों तक वर्षावास किया था। जो महावीर जी थे वह नालंदा में कितने दिन तक वर्षावास किया था, तो 14 वर्षावास किया था वहाँ पे। अगला जो प्रश्न नंबर 6 आता है, तारानाथ कौन थे, उन्होंने नालंदा में को किसकी जन्मभूमि बताया था। जो तारानाथ है वह कौन थे और वह नालंदा में है ना किसकी जन्मभूमि
बताया है। तो तिब्बत के विद्वान इतिहासकार, जो तिब्बत के एक विद्वान इतिहासकार है जिनका नाम है लामा तारानाथ, उनका पूरा नाम है, यानी इसका पूरा नाम क्या है, तो लामा तारानाथ क्या है, तिब्बत के विद्वान इतिहासकार लेखक लामा तारानाथ तिब्बत के निवासी थे और उनके अनुसार नालंदा जो है ना सारीपुत्री की क्या थी, तो जन्मभूमि थी। ये हो गया। फिर 7 नंबर प्रश्न आता है, एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ। एक जीवंत जो विद्यापीठ होता है ना उसके रूप में यह जो नालंदा है बिहार का एक प्रसिद्ध जगह, वह कब विकसित हुआ। तो नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति, यानी इसकी जो पूरा निखर कर होता है ना, किसी व्यक्ति जो है निखर कर कब आता है, तो वह जो नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति जो है ना बुद्ध और अशोक दोनों से संबंधित है, यानी बुद्ध से और अशोक से नालंदा की बहुत गहरी रिश्ता है, बहुत संबंधित है। कह रहा है किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उनके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ था। 7 नंबर हो गया। फिर 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, फाहियान कौन थे, वह नालंदा कब आए थे। जो फाहियान है वह कौन था, वह नालंदा कब आया हुआ था। तो फाहियान चीनी यात्री था। आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव ही, जो ऑब्जेक्टिव का ये वैसेस आता है ना, ऑब्जेक्टिव का सिलेबस जब आ जाता है तो आपको वहाँ से पूछता है कि फाहियान कौन था, चीनी यात्री था कि कौन था, वह सब। तो ये सब जब सब्जेक्टिव आपको क्लियर रहेगा ना, पूरा क्लियरिटी, तो आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि फाहियान कौन था। तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो 4वीं सदी में नालंदा में आया हुआ था। उन्हें सारीपुत्र के जन्म और परिनिर्माण स्थान पर निर्मित स्तूप का दर्शन किया था। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर 9 नंबर प्रश्न आता है, हर्षवर्धन के समय नालंदा में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था। उस समय नालंदा की क्या दशा थी। जिस समय हर्षवर्धन जी थे उस समय कौन सा जो चीनी यात्री है भारत आया हुआ था, यानी नालंदा में, उस समय भारत की दशा, यानी उस समय नालंदा की दशा क्या थी। तो हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में युवान चांग जो चीनी यात्री थे, वह युवान चांग आए हुए थे भारत में। उस समय यानी भारत आए उस समय नालंदा की अपनी उन्नति के शिखर पर था। जो नालंदा था उस समय बहुत प्रोग्रेस, बहुत प्रगति पर नालंदा चल रहा था, भारत की जो नालंदा है से। अगला प्रश्न आता है 10 नंबर, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर बताया था। जब नालंदा का नामकरण हो रहा था तो एक चीनी यात्री थे, वो अपने एक ग्रंथ था, उस ग्रंथ के हिसाब से क्या बताया था उसके बारे में इसमें आपको आंसर बताना है। तो आता है चीनी यात्री युवान चांग ने एक जातक कहानी का हवाला देते हुए बताया है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी, ना अल दा, तब इसका ना अल और दा तब मिलाकर बना हुआ है नालंदा, यह बताया गया था। फिर 11 नंबर प्रश्न आता है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना उनका जन्म कैसे हुआ, एक्चुअल चीज यहाँ पे है आपकी। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। जो नालंदा है ना इसका जो जन्म है, इसका उद्गम, यानी यहाँ पे हुआ क्या था, ये एक दान में हुआ था, जनता का उदार दान, जनता यहाँ पे दान के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे जनता दान के द्वारा इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था। जो 500 व्यापारी, जो धनी मनी व्यापारी थे, उनके दान से नालंदा का उद्गम हुआ था, नालंदा का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर किसको दान में दिया था, तो बुद्ध को दान में दी थी। इसका आंसर एकदम सटीक आंसर है, बहुत लाजवाब आंसर है। आप लोग आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखकर याद करते चलेंगे मेरे दोस्त, रोज प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको ये याद हो जाएंगे। फिर 12 नंबर प्रश्न आता है, यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्द में चित्रण कीजिए। जो यशोवर्मन है ना में शिलालेख, यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण करना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या पर इसका आंसर हो जाएगा 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया है। कहा गया है कि 8वीं सदी के जो यशोवर्मन के जो शिलालेख है ना उसमें जो नालंदा का बहुत अच्छा से वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियों में ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश के मेघों में छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरा हुआ एक सरोवर था जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। फिर कह रहा है कि बीच बीच में सघन आम कुंजों की छाया थी, आम का जो कुंज है उसकी छाया थी। यहाँ के भवन के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। यहाँ के जो भवन पर ऐसी ऐसी कलाएं जो बनाई हुई थी वह देखकर आश्चर्य होता था, बहुत आश्चर्य होता था। इनमें अनेक प्रकार के अलंकार और सुंदर मूर्तियां थी। वह जो है ना उसमें बहुत, यानी पंच तत्व एक तरह से बोल सकते हैं, अनेक प्रकार के अलंकार और सुंदर सुंदर मूर्तियां लगी हुई थी। ये तो भारत में
अनेक संघराम है। ऐसे तो भारत में ऐसे बहुत संघराम हैं, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है, क्योंकि जो नालंदा है ना वह सब में अद्वितीय है अभी भी नालंदा। 12 नंबर हो गया। फिर 13 नंबर पर कह रहा है क्वेश्चन क्या है, इत्सिंग कौन था, उसने नालंदा के बारे में क्या बताया है। जो इत्सिंग है वह कौन थे और नालंदा के बारे में क्या बताया हुआ है। इत्सिंग एक चीनी यात्री थे। उसके समय में नालंदा विहार में, नालंदा जो विहार है में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे, जगह है वहाँ पे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है, ये उनको बताए थे। फिर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। यानी विदेशों जो उसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध है ना उसके बारे में आपको बताना है। क्या है, तो विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र खुदाई में मिला था। एक ताम्रपत्र जब खुदाई हुआ था ना, तो ताम्रपत्र होता है, उसमें इसका विश्लेषण, उसका संबंध के बारे में बताया गया था। इससे ज्ञात होता है कि स्वर्ण द्वीप यानी सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट शैलेंद्र सम्राट श्री बालदेव पुत्रदेव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 500 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दे दिया जाए। 500 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दे दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुण के आकृष्ट होकर यवर द्वीप के सम्राट बालपुत्र, ठीक है, भगवान बुद्ध ने प्रति व्यक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा के एक बड़े विहार का निर्माण करवाया था वहां पे। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर, बहुत लाजवाब प्रश्न है यह। आजकल की शिक्षा नीति में इस चीज को अनिवार्य करना बहुत ही जरूरी है, जो मैं अब यह जो बता रहा हूं। ये 15 नंबर जो प्रश्न है ना, जो बता रहा हूं ना, आज के शिक्षा नीति में अगर इस चीज को लागू कर दिया जाए तो शिक्षा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। चलिए इसका देखिएगा क्या कह रहा है, नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। पहला समझिएगा, नालंदा का शिक्षा क्रम बहुत ही व्यवहारिक और बुद्धि से तैयार किया गया था। वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था था ना, बहुत व्यवहारिक और बुद्धि से तैयार किया था। मूल रूप से 5 विषयों की शिक्षा वहाँ अनिवार्य है। जो इस बारे में हम बता रहे हैं, इसमें जो 5 विषय की जो शिक्षा है ना वहाँ अनिवार्य था। पहला क्या है, शब्द विद्या या व्याकरण। शब्द या व्याकरण विद्या से होता क्या है, जिससे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे भाषा के बारे में किसी व्यक्ति को डीपली नॉलेज, गहरी नॉलेज उससे होती है। फिर कह रहा है हेतु विद्या या तर्क विद्या, जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके, सोच समझ सके कि यह बात सही है या गलत है, ठीक है। फिर कह रहा है तीसरा है चिकित्सा विद्या, जिससे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके एवं दूसरे को भी स्वस्थ और निरोग बना सकता है। फिर 4 नंबर है शिल्प विद्या। एक न एक शिल्प को सीखना यहाँ अनिवार्य था, जिससे छात्र में व्यवहारिक और आर्थिक जीवन का स्वतंत्रता आ सकता है। फिर कह रहा है 5 नंबर लास्ट है, इसके अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म, दर्शन और अध्ययन कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। फिर कह रहा है कि 16 नंबर प्रश्न क्या है, नालंदा कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की एक सूची तैयार कर दीजिए। जो नालंदा है ना, यहाँ पे जो प्रसिद्ध जो विद्वान थे उनकी एक सूची तैयार करके बता दीजिए। तो क्या है वह सूची देख लीजिएगा। क्या जिस समय धर्मपाल इस संस्था के कुलपति थे, उस समय शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमती, गुणमती आदि अन्य आचार्य युवान चांग के समकालीन यहाँ पे थे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17, शीलभद्र से युवान चांग की क्या बात हुई थी। जो शीलभद्र है, युवान चांग यानी हैंसोंग युवान चांग से क्या बातचीत हुआ था। जब युवान चांग नालंदा से विदा लेने लगे, तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुक ने उनसे यहाँ रहने के लिए अनुरोध किया। लेकिन बात होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है विद्या ग्रहण करने के लिए, यहाँ से जाता है तो सोचता है कि वो ज़्यादा यहाँ पे आदमी को फेवरेट हो जाता है, बहुत लोकप्रिय हो जाता है, तो आदमी कहता है कि आप रहिए यहाँ नहीं जाइए। लेकिन वही कहते हैं, युवान चांग ने उत्तर में यह वचन कहे यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है। बताए बहुत बेहतरीन चीज़ को यहाँ पे उन्होंने इंडिकेट किया है। वो बताया क्या कि यह जो देश है ना किसकी जन्मभूमि है, तो बुद्ध की जन्मभूमि है। इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है। जो बुद्ध की जन्मभूमि है उसके प्रति जिसको अगर जब प्रेम नहीं होता है ना, वो एक असंभव वाली बात बोलता है। लेकिन यहाँ आने पर मेरा उद्देश्य यही था, मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म का खोज करूँ। यानी अपने भाइयों के हित के लिए मैं यहाँ पर आकर एक महान धर्म का खोज करूँ। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। यानी वो बता रहे हैं कि यहाँ पर आना हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है।
अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि मैंने जो पढ़ा सुना है, यानी जो पढ़ा है और सुना है, उसे दूसरों के हितार्थ बताऊं और अनुवाद रूप में लाऊं, यानी अनुवाद रूप में लाऊं, यानी वहाँ पर जाकर इसके बारे में डिटेल करूं, वहाँ पर लोगों के प्रति जागरूक किस चीज़ को मैं बताऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी अपने प्रति आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके। यानी बता रहा है कि मैं अपने देश में जाकर अपने भाइयों को इतना बेहतर तरीका से इस चीज़ के बारे में समझाऊंगा और बताऊंगा जो मैंने यहाँ से सीख कर और सुनकर गया हूँ, असली चीज़ बातें बोले। तो वहाँ का जो मनुष्य है उसको कृतज्ञ आपको सम्मान करेंगे, जिस प्रकार मैं हुआ हूँ। इस उत्तर से शिलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई, जो शिलभद्र से बहुत प्रसन्न हो चुके, और उन्होंने कहा यह उदात विचार तो बौद्धिस्तों जैसी है, यानी बता दिए कि यह जो इस तरह की उदात वृत्त ऊंची सोच बौद्धिस्ट की है, मेरा हृदय भी तुम्हारी सदस्यताओं का समर्थन है, मेरा हृदय जो आपका समर्थन करता है। फिर 18 नंबर प्रश्न है, विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयास में विवरण दीजिए, यानी वहाँ पे विवरण हमें देना है। तो कहता क्या है, पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट स्त्रोंगछन गप्पे, जो 630 ईस्वी में बदले थे, कि अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार कराने के लिए अपने यहाँ का विद्वान थॉमिस संपोर्ट को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देवविद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्रह्मा के साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए। ठीक है, फिर कह रहा है कि नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमनशील भी तिब्बत गए थे। इन विद्वानों के आचार्य पद्म संभव 1749, दीप शंकर ज्ञान 980 के नाम उल्लेखनीय इसमें दिया गया है। और लास्ट नंबर जो प्रश्न है बहुत बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। क्या कह रहा है कि ज्ञान दान की विशेषता क्या है भैया, जो ज्ञान को जो दान करता है उसकी विशेषता क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल कीजिए। प्रश्न बहुत लाजवाब प्रश्न है और सबसे लास्ट है इस चैप्टर्स का। क्या कह रहा है इसका आंसर, ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है, समझिएगा मेरी बात को, कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है, उसका कोई सीमा नहीं होता है, वह अनंत होता है। न उसके बांटने वाले को तृप्ति होती है, जो ज्ञान को बांट रहा है न उसको संतुष्टि होती है, और न ही उसे लेने वाले को कभी संतुष्टि होती है। यही ज्ञान दान की विशेषता है। अगर जे इस चीज़ को अगर जे कोई आदमी अगर जे फॉलो कर लेता है इसको, तो उसको बहुत बड़ी चीज़ एक तरह से मिल जाएगी ज्ञान दान के बारे में। इसको फिर से डिफिनेशन को समझिएगा, क्या है, ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है, किसी को हम अच्छी ज्ञान देते हैं, वह क्या होता है, वह सीमा रहित, उसका कोई सीमा नहीं होता है, अनंत होता है। न उसके बांटने वाले को संतुष्टि मिलती है, यानी तृप्ति मिलती है, न उसको लेने वाले को मिलती है। यही ज्ञान दान की क्या है, तो विशेषता है। यह जो 19 प्रश्न है बहुत बेहतर तरीका से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर से वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे तो आपको वीडियो जरूर थोड़ा सा भी समझ में जरूर आया होगा। इस प्रश्न को आप लोग बेहतर तरीका से पहले तो लिख लीजिएगा और याद करने का मेरे भाई प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह आंसर बहुत ही सटीक तरीका से बनाया गया है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा हो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इस चैनल पर नए भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे भाई आपको सबसे पहले क्या होता है तो मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।